हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स फॉर सीयूईटी पीजी 2025 पेपर कोड सीओक्यूपी 11 के लिए। हमेशा की तरह ये 10 टॉपिक हम कवर करेंगे। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, अवार्ड्स, रैंकिंग्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, पर्सनैलिटीज़, ट्रेड अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस। ये 10 टॉपिक हम कवर करेंगे। अब ध्यान रखो, यहाँ पे जो कंटेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इंग्लिश में लिखा हुआ आपको मिलेगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी में रहेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि जो कंटेंट है वो भी हिंदी में हो, तो आप हिंदी वाली पीडीएफ जो है, हिंदी वाली मैगज़ीन, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्री करंट अफेयर कोर्स का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। और जो हिंदी में कंटेंट है, इसको आप साथ के साथ यूज़ कर सकते हो या बाद में इससे रीड कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी वाली मैगज़ीन को या इंग्लिश वाली मैगज़ीन को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेशनल न्यूज़ से। नेशनल न्यूज़ में जो सबसे पहले आपको न्यूज़ कवर करनी है वो यूनियन बजट के बारे में। आपको पता है फरवरी के मंथ में आपका बजट पेश किया गया था, तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो, कुछ एग्ज़ाम जैसे आपका यूपीएससी हो गया और कुछ और एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपको डिटेल में एनालिसिस करना पड़ता है बजट में, वहाँ पे डिटेल क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में सिर्फ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन ही बजट से पूछे जा सकते हैं। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका यूनियन बजट है, ये इसका ऑफ़िशियल नेम नहीं है। बजट इसको बोलते हैं आम भाषा में या मीडिया की भाषा में। जो इसका ऑफ़िशियल नेम होता है, वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ये बजट का ऑफ़िशियल नेम है। इसके अलावा बजट के बारे में कहाँ लिखा गया है, तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 यानी कि आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो बजट डिवीज़न है, यानी कि बजट बनाता कौन है, तो बजट डिवीज़न कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये बजट को प्रिपेयर करते हैं। The budget is caused to be presented before both houses of the parliament by the president. It is presented by the finance minister. यानी कि जो ये बजट दोनों पार्लियामेंट के यानी संसद के दोनों हाउस में रखा जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा उसको कॉज किया जाता है। इसके अलावा बजट प्रेजेंट कौन करता है, तो वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट को प्रेजेंट करते हैं। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होगी। इसके अलावा एक डिटेल आपको और ध्यान रखनी है कि बजट में ये हमेशा आपने देखा होगा कि बजट में ये एक इस तरह सा डायग्राम आपको दिखाया जाता है हर बार। और इसमें बताया जाता है कि जो पैसा सरकार कमाती है और पैसा सरकार खर्चती है, वो कहाँ कहाँ खर्चती है। यानी कि पैसा सरकार के पास कहाँ कहाँ से आता है, उसको बोलते हैं रुपी कम फ्रॉम रुपी। भारत सरकार के पास कहाँ कहाँ से आ रहा है और जहाँ खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं रुपीज़ गोज़ टू। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भारत सरकार पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से कमाती है और खर्च कहाँ पे करती है। एक दो फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। तो सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो सरकार पैसा कमाती है, वो बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से, यानी कि जो कर्ज लेके सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार के पास आता है, 24%। इसके बाद देखें तो इनकम टैक्स से भारत सरकार के पास 22% पैसा आता है। जीएसटी और अदर टैक्सेस से 18% पैसा आता है। और फिर कॉरपोरेशन टैक्स से, या जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, वहाँ से 17% पैसा भारत सरकार के पास आता है। अगर खर्च की बात करें, तो खर्च कहाँ होता है, तो 20% पैसा जो है इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे जो बोरोइंग्स हमने की है, जो कर्ज लिया है, उसके ऊपर हमें ब्याज भी देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। तो ये 20% पैसा हमारा हर साल इंटरेस्ट को देने में खर्च होता है। इसके अलावा जो 22% पैसा है वो स्टेट का शेयर्स होता है और एंड ड्यूटीज़ होती है, यानी कि जो पैसा भारत सरकार स्टेट्स को देती है। इसके अलावा 16% जो है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स में जाता है। ये आपका मेन रुपी का खर्च होता है। जनरली जो क्वेश्चन अगर आपका बन सकता है, तो इससे बन सकता है कि रुपये भारत सरकार के पास आता कहाँ से, तो ध्यान रखना आपका 24% बोरिंग से, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार जो कर्ज लेती है, वहाँ से भारत सरकार के पास आता है। इसी को यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट्स में मेंशन भी किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से रीड भी कर सकते हो। इसके अलावा इस बार के बजट की बात करें, तो यहाँ पे बजट के अंदर टारगेट ऑफ विकसित भारत, यानी विकसित भारत के जो लक्ष्य हैं, उसका यहाँ पे कुछ निर्धारण किया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एमसीक्यू इससे बनने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एक बार आपको पढ़ने लाएँ, ताकि इन केस अगर कुछ इससे रिलेटेड स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ जाए, तो वो आपको याद रहे। क्या-क्या लक्ष्य हमें आ रहे हैं विकसित भारत के लिए? तो पहला है ज़ीरो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी जो है वो ज़ीरो करनी है।
100% क्वालिटी गुड स्कूल एजुकेशन, जो गुणवत्तापूर्ण या अच्छी स्कूली शिक्षा है वो हमें 100% तक पहुंचानी है। एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको बेहतर बनाना है। इसके अलावा 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी लेबर है, जो उसका जो कुशल श्रम है या कहे स्किल्ड लेबर हमें बनाना है और उनको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट देना है, सार्थक रोजगार उनको मुहैया करवाना है। इसके अलावा 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो महिलाएं हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उसको हमें इम्प्रूव करना है। और कहाँ तक इम्प्रूव करना है, हमारा लक्ष्य है, टारगेट है कि हम 70% तक इसको इम्प्रूव करेंगे। फार्मर्स मेकिंग इंडिया द फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि भारत के किसान जो है वो इतना अन्न उत्पन्न करें कि हमारा कंट्री जो है फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बन जाए। तो ये हमारे प्रिंसिपल है विकसित विकसित भारत के। यहाँ पे डायग्राम से भी मेंशन इसमें दिखाया हुआ है, इससे भी आप इसको याद रख सकते हो। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक आप इसको एक बार रीड कर लेना। इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि आपने भी देखा होगा कि इनकम टैक्स जो रिफॉर्म्स हैं वो किए गए हैं। इसमें क्या क्या रिफॉर्म किए गए, जो इनकम टैक्स के आपके स्लैब्स हैं उसको चेंज कर दिया गया है। और अब जो है जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो आप डायरेक्ट पे करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स जो आप डायरेक्ट सरकार को पे नहीं करते। अगर कुछ आपने सामान खरीदा उसके साथ आपने जीएसटी दिया, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जो इनकम टैक्स है जो डायरेक्ट आप सरकार को पे कर रहे हो वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। बाकी डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। ये समझो कि आप इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। और उसमें अगर 12 लाख पर ईयर तक आपकी एनुअल इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर सैलरी टैक्स पेयर की बात करें तो डिडक्शन के बाद ये अमाउंट जो है 12.75 लाख तक इंक्रीज़ हो जाता है। तो बेसिक आपको ये याद रखना है कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना। इसके अलावा जो नई टैक्स रिजीम है उसके अंदर जो टैक्स स्लैब्स हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं। 0 से 4 लाख तक नील, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना। 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, और 24 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोलोगे कि अभी तो बोला कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं और यहाँ पे फिर टैक्स लिख दिया। तो देखो क्या है कि 12 लाख तक अगर अगर आपकी इनकम हुई तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन मान लो आपकी इनकम जो है वो 20 लाख है, तो 20 लाख तक के लिए जो 20 लाख की आपकी इनकम है तो इस 20 लाख में जो 4 से 8 लाख होगा उस पे आपको 5% टैक्स देना होगा। यानी कि 12 लाख से ऊपर जैसे आप जाओगे तो आपको ये जो पहली वाली इनकम थी जो 12 लाख से कम की इनकम है उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा। हालाँकि बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, बेसिक आप याद रखो। बेसिक ये है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसके अलावा रेंट के ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेना। 1-2 पॉइंट मैं और आपको बता देता हूँ जो आपके काम की हो सकती है। ये आपको याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लिस्ट 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट इन द यूनियन बजट। 4 इंजन बताएँ डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। कौन-कौन से 4 इंजन बताएँ? ये इंजन है आपके एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एमएस एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोर्ट्स। ये 4 इंजन बताएँ कि इन पे हमें काम करना है तो हमारी डेवलपमेंट जो है ज़्यादा होगी। बाकी और छोटे-छोटे 1-2 पॉइंट हैं, जब आप इस पीडीएफ को रीड करोगे तो उस समय इसको रीड कर लेना। एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा मैंने डिस्कस कर लिया। इसके ज़्यादा डिटेल में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 4 रामसार वेटलैंड एडेड टू इंडिया लिस्ट रीचेस टू 89, यानी कि 4 नई वेटलैंड साइट्स जो हैं, वो रामसार वेटलैंड्स जो हैं वो इंडिया में और ऐड हो गए हैं। और अब इंडिया के अंदर टोटल 89 रामसार वेटलैंड साइट्स हो गई हैं। जो 4 ऐड हुई हैं, ये आपको याद रखनी है, कौन-कौन सी है? पहली तो है सक्कर कोटई, ठीक है? सक्कर कोटई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर। अब देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ी अलग हो, मैं थोड़ा अलग प्रोनाउंस कर दूँ, तो उसको आप ध्यान रखना। सक्कर कोटई बर्ड सेंचुरी, ये आपकी तमिलनाडु में है। फिर आपकी थेरथंगेल थेरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है ये भी। फिर आपकी खेचोपल्लरी खेचोपल्लरी वेटलैंड्स, ये सिक्किम में है। और फिर है उद्धव लेक जो कि आपकी झारखंड में है। तो ये 4 आपकी नई रामसर वेटलैंड साइट्स जो हैं वो ऐड हो गई हैं और अभी इंडिया के अंदर टोटल 89 वेटलैंड साइट्स हो गई हैं। मेन आपको चारों के नाम याद रखना है। इसके अलावा झारखंड एंड सिक्किम गेट्स फर्स्ट फ्रॉम द स्टेट्स, यानी कि सिक्किम और झारखंड में ये पहली वेटलैंड साइट्स हैं। इसके पहले वहाँ पे कोई रामसर वेटलैंड साइट्स नहीं थी।
बाकी रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में लिखा हुआ है कि क्या होती हैं, कैसे इसको रिकॉग्निशन मिलता है, तो ये आप रीड कर सकते हो। मेन आपका ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर्स टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली। अब वुमेन पीस कीपर्स होते क्या हैं? तो आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो अंडर जो मिलिट्री पर्सनल्स काम करते हैं, जो सैनिक काम करते हैं, आपने देखा होगा ब्लू हेलमेट लगा के वो लोग काम करते हैं, तो उसको पीस कीपर्स बोलते हैं। इसी तरह से जनरली आपने देखा होगा कि मेल पीस कीपर्स होते हैं, लेकिन फीमेल पीस कीपर्स भी होते हैं, वुमेन पीस कीपर्स भी होते हैं। तो वुमेन पीस कीपर्स के लिए पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। उसके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। यूएन सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस ऑपरेशन, जो आपके यूएन सेक्रेटरी जनरल है पीस ऑपरेशन के लिए, जीन पियरे, will visit New Delhi to attend the conference enhancing the role of women peacekeepers, a global South experience being organized by India on February 24 to 25। बेसिक आपको याद रखना है कि महिला शांति के लिए या कहें महिला शांति सैनिकों के लिए पहली बार, वुमेन पीस कीपर्स के लिए पहली बार, फर्स्ट टाइम्स जो कॉन्फ्रेंस है वो नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव एट भारत मंडपम। भारत मंडपम जो आपको पता है नया एग्जीबिशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस सेंटर आपको बनाया गया है दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल कॉन्क्लेव ऑन फरवरी 21 टू 22, 21 से 22 फरवरी तक लेके इसमें चलेगा। इसके अलावा जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान तेंजिंग सेरिंग तोबग, ये टी एस जो है यहाँ पे टी साइलेंट है, सेरिंग तोबंग यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे। इसके अलावा 2 दिन तक कॉन्क्लेव चलेगा। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हुआ है कॉन्क्लेव, ज़्यादा से ज़्यादा इतना क्वेश्चन आपका जनरली बनता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, लोकसभा एक्सपेंड्स ट्रांसलेशन सर्विसेज टू 6 मोर लैंग्वेजेस। अब देखो लोकसभा के अंदर जितना भी काम होता है, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी मिनिस्टर्स जवाब देते हैं, कोई बिल प्रेजेंट होता है, बिल के ऊपर जो डिस्कशन होता है, ये सारे आपके ऑफिशियल वर्क होते हैं लोकसभा के अंदर। इसके अलावा लोकसभा की वेरियस कमिटीज़ होती हैं, तो ये जितना भी काम होता है वो बाकी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है। जनरली आप देखोगे कि जो भी काम वहाँ पे होता है या तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आपको मेनली देखने को मिलती है, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके अंदर भी उन सभी को ट्रांसलेट किया जाता है। तो उसके अंदर 6 और भाषाओं को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ये 6 भाषाएं कौन सी है? तो ये बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत, ये सारी जो हैं भाषाओं को आपको ऐड किया गया है। यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि संस्कृत तो कोई बोलता नहीं, तो इसको क्यों ऐड कर रहे हो? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी 6 नई भाषाएं जो हैं ट्रांसलेशन के लिए लोकसभा में ऐड की गई हैं। तो ये है आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। इसके अलावा 10 भाषाओं में ऑलरेडी ट्रांसलेशन किया जाता है, तो इसको मिला के टोटल 16 हो गई हैं। जो पहले से भाषाएं इंक्लूड है वो कौन सी है? असामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और हिंदी तो है ही। तो ये 10 भाषाएँ, हिंदी, इंग्लिश तो है ही। तो ये 10 भाषाओं में पहले से ही काम होता आ रहा था। अब ये 6 भाषाएँ और यहाँ पे ऐड की गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, ग्रामीण क्रेडिट कार्ड स्कोर स्कीम, यानी कि जो आपके रूरल बैकग्राउंड के जितने आपके चाहे लेबर्स हो गए या फार्मर्स हो गए, उनके लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की नई स्कीम लगाई गई है लाई गई है। इससे हुआ क्या? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण announced Grameen Credit Score, a framework to developed by the public sector banks for the credit needs of their members of सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी कि जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं, इसका मतलब क्या होता है? या स्वयं सहायता समूह आपने सुना होगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो अपना एक ग्रुप बना के काम करते हैं, उनको लोन मिलने में आसानी इससे होगी। तो बेसिकली आपको याद रखना, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम जो है किससे रिलेटेड है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने में, क्रेडिट देने में आसानी हो, उससे रिलेटेड ये स्कीम्स हैं। देखो स्कीम्स में ना जनरली जो क्वेश्चन होता है, या तो एक ये स्कीम जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, स्कीम में क्या इसके फीचर्स हैं, तो बेसिक फीचर आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे आपने देखा होगा जनरली जनरली आप बैंक से लोन लोगे तो आपका सिविल स्कोर काउंट होता है। सिविल स्कोर के बेसिस पे आपको लोन मिलेगा या नहीं लोन मिलेगा। अगर आप बड़ा लोन ले रहे हो, जैसे आप होम लोन ले रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, कितने इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा, वो भी डिफरेंस हो सकता है उसमें। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा नहीं है तो आपको हो सकता है ज़्यादा ईएमआई आप ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़े। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रेट कम मिले। तो उसी तरह से जो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है वो भी यहाँ पे लाया जाएगा, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको आसानी से लोन मिल सके। जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिन्होंने लोन लिया, पे कर दिया, फिर उनको बाद में बड़ा लोन मिल सके। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। अब देखो जनरली ये मैं इंक्लूड करता नहीं हूँ कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए, क्योंकि हर 2 महीने में मीटिंग होती है। लेकिन इस समय काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसलिए मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो क्या-क्या चेंजेस हुए हैं? पहली बात तो रेट कट यहाँ पे हुआ है। रेट कट कितना हुआ? 25 बेसिस पॉइंट का। 25 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब क्या है? 6.25% जो है वो अब आपका जो रेपो रेट है उसको कर दिया गया है, और जीडीपी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है 6.7% बताई है आरबीआई ने कि 2025-26 में इंडिया जो है 6.7% से ग्रो कर सकता है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी नहीं है। न्यूज़ में काफ़ी था इसलिए मैंने इसको और एक बार कवर कर दिया, इसको आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जितने आपके मुद्दे हैं। पहली न्यूज़ है यहाँ पे, पीएम मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप लॉन्च एशिया इनिशिएटिव फॉर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज। यानी कि जो अंडर वाटर डोमेन के अंदर जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे आपकी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इन सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो है एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है दोनों देशों के द्वारा चलाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप kick started a new initiative named Autonomous System Industry Alliance Asia to scale industry partnership and production in the Indo-Pacific. Autonomous System Industry Alliance refers to Indo-US cooperation in the area of underwater domain awareness technologies। और ये जो है यूएस इंडिया जो है पहला ऐसा कंट्री बना है जिसके साथ यूएस ने ऐसी पार्टनरशिप करी है। तो बेसिक आपको याद रखना है कि इंडिया और यूएस जो है उन्होंने एशिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो एशिया को उनको आप एशिया कॉन्टिनेंट मत समझना, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, जो अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एशिया रिलेटेड किससे है, तो अंडर वाटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, यूएस ऑफर गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम फॉर वेल्दी इमिरेट रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग EB-5 वीज़ा। आपने सुना होगा कि गोल्ड कार्ड काफ़ी न्यूज़ में था कि यूएसए जो है अब गोल्ड कार्ड लाने वाला है, कि ऐसे लोग जिनके पास पैसे हैं, पैसे कितने, $5 मिलियन। ठीक है, $5 मिलियन कितने हो गए, 40-42 करोड़ रुपए अगर आपके पास हैं, तो आपको जो है यूएसए के अंदर गोल्डन कार्ड मिल जाएगा, गोल्डन वीज़ा आपको मिल जाएगा, जिससे आप यूएस में आराम से रह सकोगे, वहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकोगे। ये सारी चीज़ें, आपको वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारा जो है यूएसए के द्वारा नया प्रोग्राम लाया गया है। तो इन केस अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे तो बस इतना पूछेंगे, गोल्ड कार्ड जो है किससे रिलेटेड है? तो यूएसए का जो वीज़ा प्रोग्राम है उससे रिलेटेड है आपका गोल्ड कार्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, ब्राज़ील टू होस्ट ब्रिक्स समिट इन रियो डी जेनेरियो इन जुलाई। ब्रिक्स का जो अगला समिट है वो ब्राज़ील में होने वाला है। जो पिछला समिट था आपका रसिया के अंदर हुआ था, और जो अगला समिट होने वाला है वो ब्रिक्स का, वो होगा आपका ब्राज़ील के अंदर, और ये होगा 6 से 7 जुलाई के बीच में। अब देखो ब्राज़ील से रिलेटेड ना एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ब्राज़ील में अभी कुछ नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो 5 तो आपको ध्यान रखना है कि 5 तो ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं। पहले ये 4 थे, फिर उसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तो 5 तो ये मेंबर्स हैं आपके, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 मेंबर तो आप ब्रिक्स के नाम से ही देख पा रहे हो। लेकिन कुछ और नए मेंबर्स भी इसमें ऐड हुए हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। कौन-कौन से नए मेंबर्स हैं? ईरान, ये भी ब्रिक्स के अंदर ऐड हो चुका है। इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया, ये सारे मेंबर्स भी अब ब्रिक्स का पार्ट हैं। तो ये 5 से अब मेंबर्स जो हैं ब्रिक्स के वो 10 हो चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नए मेंबर्स और यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इंडिया इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन।
जो आपका समुद्री नौवहन होता है, समुद्र के अंदर जो आपका नेविगेशन होता है, उसके अंतर्राष्ट्रीय संघ में भारत जो है वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। सिंगापुर इज होस्टिंग फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन फ्रॉम 18 टू 21 फरवरी, और इंडिया जो है इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। बस इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना। नेक्स्ट, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था आपका, पीएम मोदी टू को चेयर एआई समिट 2025 इन पेरिस। पेरिस के अंदर आपको पता है मोदी जी अभी गए थे, तो उसके वहाँ पे जो एआई समिट हुआ है उसके को चेयर थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। चेयरमैन वहाँ पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो थे, और को चेयरमैन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे यहाँ पे। 10 से 11 फरवरी के बीच में ये आपकी समिट जो हुई थी, और इसके अंदर बहुत सारे आपके ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इन सब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पे जो डिस्कशंस हैं वो की हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, इमेजिन अ वर्ल्ड विद अ मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा ये कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, यानी कि विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करना। ये बेसिकली इशू यहाँ पे क्या है कि जो साइंस फील्ड है इसके अंदर जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। तो वुमेन की पार्टिसिपेशन साइंस फील्ड के अंदर इंक्रीज करने के लिए यूनेस्को के द्वारा ये कैंपेन जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यूनेस्को की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी और बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना आपको। नेक्स्ट सेक्शन है आपका न्यूज़ का, वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इस स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को आपको ध्यान से करना है। इसमें मैं कुछ एडिशनल न्यूज़ भी ऐड करता हूँ, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कुछ न्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप एक बार रीड करके छोड़ सकते हो, बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करनी है। सबसे पहली न्यूज़ है आपकी नाइन्थ एशियन विंटर गेम से। अब देखो, ये जो एशियन विंटर गेम हुआ है ना, इसके अंदर भारत का कोई भी मेडल आया नहीं है। तो ये तो आपकी ये है कि कोई मेडल आया नहीं तो किसी का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बेसिक इसको हमें कवर करने हैं। तो जो नाइन्थ एडिशन ऑफ एशियन विंटर गेम्स हुआ है वो हार्बिन में हुआ है, चाइना के अंदर। 7 से 14 फरवरी के बीच में हुआ था। 6 स्पोर्ट्स यहाँ पे किए गए थे, वाइथलॉन, कर्लिंग, आइस हॉकी, स्केटिंग, स्कीइंग एंड स्काई माउंटेनियरिंग। ये 6 खेल जो यहाँ पे खेले गए हैं। मैस्कॉट वगैरह ये बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना। कौन सा कंट्री यहाँ पे फर्स्ट रहा था, तो जो चाइना है वो पहली प्लेस पे यहाँ पे रहा था, और जो कोरिया है, साउथ कोरिया, वो सेकंड प्लेस पे यहाँ पे रहा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चाइना ने यहाँ पे टॉप किया है, टोटल 85 मेडल्स इसके पास आए हैं, 32 जिसमें से गोल्ड है। बाकी यहाँ पे टेबल्स यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप एक बार चाहो तो देख सकते हो। बाकी क्योंकि इंडिया के यहाँ पे कोई मेडल आया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, 38th नेशनल गेम जो है कंक्लूड हुआ है हल्द्वानी के अंदर। हल्द्वानी आपका उत्तराखंड में है। तो हल्द्वानी में 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वो कंप्लीट यहाँ पे हुए हैं, और जो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम है वो यहाँ पे फर्स्ट आई है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड टॉप द मेडल टैली फॉर द फिफ्थ टाइम इन द लास्ट 6 गेम्स विद अ टोटल ऑफ 121 मेडल। ये आपको ध्यान रखना है कि 38 नेशनल गेम्स को जीता किसने है, तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसके द्वारा यहाँ पे जीता गया है। उसके बात करें तो महाराष्ट्र जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे आया, 198 मेडल्स इनके आए हैं। जो उत्तराखंड जो होस्ट था उनकी पोजीशन यहाँ पे 7th रही है। इसके अलावा मेडल टैली यहाँ पे दी हुई है, इसको चाहो तो एक बार देख सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड वुमेन टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप। जो अंडर 19 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इंडिया जो है जीत चुका है, तो ये आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है। इंडिया ने 9 विकेट से हरा दिया साउथ अफ्रीका को। ठीक है। बाकी प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन यहाँ पे जीता है। तो इंडिया ने अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप जीता है, हराया किसको है, साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, मोहम्मद शमी बिकम फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 200 ओडीआई विकेट। ओडीआई फॉर्मेट में 200 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी जो है फास्टेस्ट बॉलर बन चुके हैं इंडिया के लिए। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मोहम्मद शमी के ऊपर सिर्फ एक बॉलर है, मिचेल स्टार्क, जिन्होंने 102 गेम्स में 200 विकेट लिए थे। मोहम्मद शमी की बात करें तो 131 103 इनिंग्स में
200 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए हैं। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 133 इनिंग्स में 200 विकेट लिए थे। नेक्स्ट है आपका विराट कोहली बिकम फास्टेस्ट टू स्कोर 14,000 ओडीआई रन्स, ब्रेक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। अब क्योंकि 14,000 रन बनाए बहुत कम लोग हैं ना, तो विराट कोहली जो है फास्टेस्ट बन गए हैं, जिन्होंने 14,000 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 287 इनिंग्स में 14,000 रन कंप्लीट कर लिए, और सचिन तेंदुलकर की बात करें तो 350 इनिंग्स में उन्होंने 14,000 रन कंप्लीट किए थे। इसके अलावा विराट कोहली की 51 सेंचुरीज भी हो चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड, कि कितना यहाँ पे प्राइज़ मनी है। बाकी इस जब चैंपियन ट्रॉफी के रिजल्ट आएंगे, विनर वगैरह की डिक्लेरेशन होगी, तो वो सारा भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेन इंपॉर्टेंट आपको इसको ध्यान रखना है कि अभी के लिए जो विनर जो होंगे, उनको 2.24 मिलियन प्राइज़ मनी दी जाएगी। जो रनर अप होंगे उसको 1.12 मिलियन, और टोटल प्राइज़ पूल जो है 6.9 मिलियन यहाँ पे रखा गया है। बाकी और डिटेल में यहाँ पे जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी किरियन जैकवेट। किरियन जैकवेट क्लिंचेस 2025 चेन्नई ओपन टाइटल। चेन्नई ओपन टाइटल ये जो आपका टेनिस टूर्नामेंट है, और इसको जो है किरियन जैकेट किरियन जैकवेट इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा विंस टाटा स्टील मास्टर 2025। आर प्रगनंदा ने टाटा स्टील मास्टर्स को जीत लिया है, और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को यहाँ पे हराया है। नेक्स्ट है आपका सराची रार बंगाल टाइगर्स। इन्होंने मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीत लिया है। यानी कि ये टीम का नाम है आपका सराची रार बंगाल टाइगर्स वन द सिक्स मैन हॉकी इंडिया लीग टाइटल बीटिंग हैदराबाद तूफान। हैदराबाद तूफान को हरा के इन्होंने ये टाइटल जीता है। तो बस यहाँ पे टाइटल का नाम आपको याद रखना है, किसने जीता है, टीम का नाम, और डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी मोहन बागान सुपर जायंट बिकम्स द आईएसएल लीग विनर आफ्टर विक्ट्री ओवर ओडिशा एफसी। ओडिशा एफसी को हराकर जो मोहन बागान सुपर जायंट्स हैं, उन्होंने आईएसएल लीग जो है जीत ली है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार याद रख सकते हो इसको। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका पंकज आडवाणी क्लेम 14th एशियन चैंपियनशिप टाइटल इन दोहा कतर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इस टाइप के जो नेम्स होते हैं वो आपको याद रखना चाहिए। जनरली क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कि पंकज आडवाणी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिलियर्ड से रिलेटेड है, स्नूकर से। इसके अलावा 14th एशियन चैंपियनशिप जो है वो भी इन्होंने जीत लिया, जो कि दोहा कतर में ऑर्गेनाइज की गई थी। नेक्स्ट है आपका जेकब किपिल्मो। जेकब किपिल्मो ब्रेक हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना। इन्होंने बार्सिलोना के अंदर हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है, और इन्होंने 56.42 मिनट्स के अंदर जो अपना हाफ मैराथन है वो ख़त्म कर दिया है। और इन्होंने जो 57 मिनट का बैरियर होता है उसको भी ब्रेक यहाँ पे कर दिया है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो आ जाए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी सचिन तेंदुलकर टू गेट बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया जाएगा। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई टू कंफर्म सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू सचिन तेंदुलकर ड्यूरिंग द बीसीसीआई एनुअल अवार्ड नमन 2023-24। तो यहाँ पे इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया जाएगा। रविचंद्रन अश्विन को स्पेशल अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट ये अवार्ड दिया जाएगा। जसप्रीत बुमराह को द पॉली मुर्गियार पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा स्मृति मंदाना को द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल ये दिया जाएगा। सरफराज खान एंड आशा सोवना को सर्वश्रेष्ठ कन्फर्ड विद द बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा। दीप्ति शर्मा को हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन क्रिकेट। तो ये सारे बेसिक अवार्ड्स हैं। जो मेन है आपको वो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, रविचंद्र अश्विन, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका अवार्ड से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड। पहला यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड्स। अब देखो योगा अवार्ड्स जो है काफ़ी लोगों को दिया जाता है, इसलिए किसी का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
बस आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अनाउंस्ड ओपनिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर द प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड्स फॉर 2025 एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो आपको पता है 21 जून को आपको मनाया जाता है। तो इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे। इसके अंदर क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, फैसिलिटेटेड बाय द मीन्स ऑफ ट्रॉफी सर्टिफिकेट, और कैश प्राइज दिया जाता है 25 lakhs का। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, लेट चमन अरोरा ऑनर विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो स्वर्गीय चमन अरोड़ा को दिया जाएगा। द गवर्नमेंट अनाउंस दैट द लेट चमन अरोड़ा हैज़ बिन पोस्ट ह्यूमसली ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड इन द 2024 इन द डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी फॉर हिज बुक एक होर अस्थावामा। ठीक है, जो इनकी बुक है एक होर अश्वत्थामा। ठीक है, ये अश्वत्थामा यहाँ पे लिखा है। तो एक होर अश्वत्थामा जो इनकी बुक है उनके लिए इसको इनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से रिलेटेड। जो कन्नड़ा बुक है, ठीक है, कन्नड़ा बुक इन हिस्टोरिक लॉन्ग लिस्ट, इनको यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। कन्नड़ा ऑथर बानू मुस्ताक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय भास्ती दीपा भास्ती के द्वारा जो अनुवाद किया गया है, इनको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट यहाँ पे किया गया है, या एक तरह से बोल सकते हैं लॉन्ग लिस्ट किया गया है, चुना गया है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। बुकर प्राइज़ के अंदर ये यहाँ पे प्राइज़ की राशि है जो कि ऑथर जिन्होंने बुक को लिखी है और जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है उन दोनों के बीच में इक्वली स्प्लिट यहाँ पे किया किया जाता है। इसके पहले 2022 की बात करें तो 2022 में टूम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की बुक थी। इनको ये फर्स्ट हिंदी नॉवल बनी थी जिसको ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो इससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक इंडियन को भी इस बार ये अवार्ड मिला है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो ये लॉस एंजलिस के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर चंद्रिका टंडन को ये अवार्ड दिया गया है, ग्रैमी अवार्ड फॉर इस फॉर हर एल्बम त्रिवेणी। इनकी जो एल्बम है त्रिवेणी, जो कि किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है, तो वेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी के अंदर इनको ये अवार्ड मिला मिला है। इसके अलावा जो और बाकी कैटेगरीज है वो यहाँ पे मेंशन मैंने कर दी है। मेन आपके जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो अ, जो चंद्रिका टंडन को अवार्ड मिला है त्रिवेणी के लिए, ये आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। बाकी जो और जो मेन अवार्ड्स हैं वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, इसको भी आप रीड कर सकते हो। जैसे जो एल्बम ऑफ द ईयर है तो ये बियोंसे को मिला है। तो बाकी और इस तरह से इसको आप एक बार रीड कर लेना, मेन आपका यही रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, ऑनरेडी नाइटहुड मेडल प्रेजेंटेड टू द भारतीय चीफ सुनील मित्तल। जो भारतीय एयरटेल है आपका, जो भारतीय ग्रुप है उसके जो चीफ है सुनील मित्तल को, उनको ऑनररी नाइटहुड मेडल प्रेजेंट किया गया है ब्रिटेन की तरफ से। सुनील भारती मित्तल, फाउंडर ऑफ एंड चेयरमैन ऑफ भारतीय एंटरप्राइज, हैज़ रिसीव द इंसाइनिया ऑफ नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये अवार्ड इनको मिला। मित्तल बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी कन्फर्ड विद द ऑनररी नाइटहुड बाय द ब्रिटेन चार्ल्स किंग चार्ल्स थर्ड। इनके द्वारा ये अवार्ड जो है पहली बार किसी भारतीय को दिया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, खजुराहो डांस फेस्टिवल 139 आर्टिस्ट क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय डांसिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे तक लगातार नृत्य करके 139 आर्टिस्ट ने खजुराहो डांस फेस्टिवल के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना दिया है। ये 51st एडिशन था खजुराहो डांस फेस्टिवल का, जो कि 20 से 26 फरवरी तक हुआ खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें ये रिकॉर्ड जो है बनाया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी आपकी रैंकिंग से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट न्यूज़ है आपकी, इंडिया रैंक 6th इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 पब्लिश बाई जर्मन वॉच। जर्मन वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। अ, उसके अंदर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर जो इंडिया है वो 6th रिस्कियस कंट्री यहाँ पे सामने आया है। अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, इंडिया रैंक 6th among the top 10 most affected by the extreme weather events over the last 3 decades from 1993 to 2023।
इन 30 सालों में भारत के अंदर जो क्लाइमेट चेंज है, उससे जो नुकसान हुआ है, उसमें भारत जो है 6th नंबर पर यहाँ पे आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 6th रैंक है यहाँ पे इंडिया की क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर। बाकी और यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी दी गई हैं, इसको आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है यहाँ पे इस बार आई है 96। तो 96 आउट ऑफ 180 कंट्री करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर ये यहाँ पे इंडिया की रैंक आई है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। अगर टॉप की बात करें किसने टॉप किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, तो डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप किया है। डेनमार्क यहाँ पे लीस्ट करप्ट कंट्री इनके द्वारा सामने आया है। उसके बाद है फिनलैंड और उसके बाद है सिंगापुर। इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है, इंडिया की रैंक है यहाँ पे 96 और डेनमार्क ने इसको टॉप किया है, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी बंगाल लीड्स इंडिया इन वर्ड काउंट फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। जो बर्ड काउंट्स होते हैं उसके अंदर की अगर बात करें तो बंगाल जो है थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो है टॉप पे रहा है। और यहाँ पे ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अंदर 37 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज के अंदर बंगाल ने यहाँ पे टॉप किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार इसको आप रीड कर लेना। मेन जो आपकी रैंकिंग जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। जनरली क्वेश्चन आपके इन्हीं दो इंडेक्स में आएंगे। अगर फरवरी की बात करें, ये न्यूज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपकी जो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली आपकी पीएम विकास स्कीम, प्रधानमंत्री विरासत का आ, संवर्धन। पीएम विकास इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहाँ पे बेसिकली क्या है, नई मंजिल नई रोशनी। देखो ये 5 यहाँ पे जो स्कीम्स हैं उसको यहाँ पे मर्ज किया गया है। कन्वर्जेस 5 अर्स्ट वाली स्कीम्स। और ये 5 पहली स्कीम कौन कौन सी चल रही थी? एक थी सीखो और कमाओ, नई मंजिल नई रोशनी, हमारी धरोहर और उस्ताद। ये सारी आपकी पहले से स्कीम्स चल रही थी। इन सब स्कीम्स को अब कन्वर्ज करके ये नई स्कीम बनाई गई है पीएम विकास स्कीम। इसका फोकस क्या है? तो फोकस है यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज कम्युनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप इन माइनॉरिटी वुमेन एंड एजुकेशन सपोर्ट फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स। बेसिकली जो आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, आपकी अल्पसंख्यक हैं, उनके विकास के लिए ये स्कीम जो है बनाई गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके शिवराज सिंह चौहान टू इनाग्रेट नक्शा प्रोग्राम फॉर अर्बन लैंड सर्वे। इसका मतलब क्या है? देखो जो आपकी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं इसको डिजिटलाइज करना, यानी कि डिजिटल फॉर्म में इसको स्टोर करना, ये सारी चीज़ों को करने के लिए जो नक्शा प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ये जो है रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, इनके द्वारा ये स्कीम जो है लाई गई है। अभी के लिए ये स्कीम जो है 152 अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट की जाएगी, जो कि 26 स्टेट्स के अंदर और 3 यूनियन टेरेटरीज़ के अंदर आती है। तो अभी ये बेसिकली एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है और इसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो उड़ान स्कीम है, जिसका ये मोटो है उड़े देश का आम नागरिक, उसका 5.5 वर्जन जो है लॉन्च कर दिया गया है। द सेंटर हैज लॉन्च द नेक्स्ट फेस ऑफ इट्स फ्लैगशिप उड़ान स्कीम, जिसके अंदर अ, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका इंडियन रेलवे टू लॉन्च स्व रेल सुपर ऐप फॉर सीमलेस ट्रैवल। अब आपने देखा होगा रेलवे के द्वारा ना बहुत सारी ऐप्स आती रहती है कि खाना बुक करने के लिए अलग ऐप है, टिकट बुक करने के लिए अलग ऐप है, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए उसके लिए अलग ऐप है, लोकल टिकट चाहिए, बहुत सारी ऐप्स थी इस तरह से। तो इन सारी ऐप्स को मर्ज करके अब एक ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है स्वरेल, जिसके अंदर आपको सारी जो फैसिलिटीज़ है जो रेलवे के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ आपको सीमलेसली एक ही पोर्टल पे आपको देखने को मिलेंगी। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया? तो रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो क्रिस सिस्टम है आपका, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जहाँ पे सारी सेवाएँ जो है रेलवे की एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाएँगी। नेक्स्ट है आपकी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़। इसमें बेसिकली आपकी जो मेन मिलिट्री अ, एक्सरसाइज़ होती है इसको आपको कवर करना है।
तो पहली आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज़ है एक्विरिन। एक्विरिन आपकी इंडिया और मालदीव्स की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ है, जो कि जिसका 13th एडिशन जो है वो स्टार्ट हुआ है मालदीव्स के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया और मालदीव्स की जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ है, उसका नाम है यहाँ पे एक्विरिन, जो कि स्टार्ट हुई है इस बार मालदीव्स के अंदर। ठीक है? 14 दिन का ये एक्सरसाइज़ जो है चलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज़ जो आपकी न्यूज़ में है, वो है साइक्लोन 2025, और ये होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, जो कि स्टार्ट हुई है राजस्थान में, और ये इसका 3rd जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ होने वाला है। इसके अलावा इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज़ होती है एयर फोर्स के बीच में, उसका नाम है डेज़र्ट वॉरियर। तो ये आपको याद रखना है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ है, उसका नाम है साइक्लोन, और जो आपकी एयर फोर्स की एक्सरसाइज़ होती है, उसका नाम होता है डेज़र्ट वॉरियर। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस बार जो ये एक्सरसाइज़ है वो हो रही है अ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कमांडो या कोमोडो। ठीक है? कमांडो नहीं, कोमोडो। ये एक्सरसाइज जो आपकी हो रही है इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स आईएनएस शार्दुल एंड लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस P-81 P-8I aircraft are in Bali, Indonesia to participate in the International Fleet Review IFR multilateral naval exercise schedule from 15 Feb to 22 Feb। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना आपका। जो कोमोडो जो है मल्टीलेटरल, यानी कि बहुत सारे देशों की यहाँ पे नेवीज जो है आती हैं, तो कोमोडो जो है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसके अलावा इसके बाद जो है पार्टिसिपेशन ऑफ आईएनएस मुंबई एंड द P-8I एयरक्राफ्ट इन द लैब प्रोसेस एक्सरसाइज इन द इंडोनेशिया इन जैन 2025। जनवरी 2005 में जो लैब प्रोसेस एक्सरसाइज थे, उसके अंदर भी इसने पार्टिसिपेट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपकी ये ऊपर दो वाली है, लेकिन इसको भी आप एक बार याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपकी धर्मा गार्डियन, ये तो आपकी काफ़ी न्यूज़ में रहती है कि 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इंडो जापान की ये एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा जो इंडिया जापान के बीच में तीनों एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, नेवल भी होती है, एयरफोर्स भी होती है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि अभी स्टार्ट हुई है माउंट फूजी के अंदर जापान में, वो ये धर्मा गार्डियन। इसके अलावा जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम होता है जिमेक्स। ठीक है? और जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है उसका नाम होता है सिन्यू मैत्री। ठीक है? तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इंडिया जापान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका एनवॉइस ऑफ 5 नेशन प्रेजेंट क्रेडेंशियल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5 देशों के राजपूतों ने भारत के राष्ट्रपति को परिचय पत्र दिया। क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं? परिचय पत्र। ठीक है? वो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। किस किस ने दिया है? तो ये 5 नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेना चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एक्सेप्टेड द क्रेडेंशियल फ्रॉम द एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर ऑफ द पनामा। ये 5 देशों से ये एम्बेसडर्स आए हैं, पनामा, गयाना, सूडान, डेनमार्क एंड पैलेस्टीन। इनकी एक सेरेमनी के द्वारा इन्होंने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स जो है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे राष्ट्रपति को इन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स दिए हैं। नाम इनके याद रखने की ज़रूरत उतनी है नहीं, एक बार रीड कर लेना। बाकी इनके कंट्रीज़ के नाम याद रख लो, वही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एरो इंडिया शो हुआ है बेंगलुरु के अंदर 2025 का, तो ये आपको याद रखना है कि एरो इंडिया शो जनरली बेंगलुरु के अंदर ही होते हैं। तो इसका 15th एडिशन जो है एरो इंडिया का, वो यहाँ पे शोकेस किया गया है, जिसके अंदर वेरियस जो आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, मिलिट्री पर्सनस होते हैं, वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी जो पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में रहती हैं, उसको यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, फर्स्ट ब्लैक मिस्टर मिस वर्ल्ड साउथ अफ्रीका की सेगो गिलई। ठीक है? यहाँ पे टी साइलेंट है अगेन, सेगो गिलई, ये फर्स्ट ब्लैक बनी है जिनको मिस वर्ल्ड का खिताब यहाँ पे दिया गया है। तो साउथ अफ्रीका सेगो गिलई हैज़ बीन क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025 इन लास वेगस, बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू विन द टाइटल इन द कॉम्पिटिशन इन 40 ईयर हिस्ट्री। 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ब्लैक वुमेन को ये अवार्ड जो है दिया गया है। ये न्यूज़ में काफ़ी, तो इसको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है आपका इंडियन बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी वर्मन नेम्ड टाइम वुमेन ऑफ द ईयर। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर के अंदर भारत की पहले एक इकलौती महिला है जिनको यहाँ पे शामिल किया गया है, जिनका नाम है पूर्णिमा देवी। इनको यहाँ पे शामिल किया गया है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप के लिए, इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। ये असम की हैं और इनकी जो एंडेंजर्ड जो ग्रेटर एडिशन शार्क एक यहाँ पे पक्षी होता है जिसका नाम होता है ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक। ठीक है, ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉक, इनको बचाने के लिए ये जो एंडेंजर्ड पक्षी था इनको बचाने के लिए इनको यहाँ पे शामिल किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन इसको नाम आपको याद रखना चाहिए, पूर्णिमा देवी वर्मन। किससे रिलेटेड है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। टाइम मैगजीन के अंदर टाइम के द्वारा इनको वुमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे नए इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर गैनेश, ठीक है, गै ज्ञानेश कुमार को 26th इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी गई है। ही वॉज द फर्स्ट सीईसी टू बी अपॉइंटेड अंडर द न्यू लॉ ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। जो नया लॉ बना है जिसके अंदर बेसिकली 3 लोग मिलके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको अपॉइंट करते हैं। आपके जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये तीनों मिलके जो सीईसी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे गायनेश कुमार को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर विवेश विवेक जोशी को यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट आप ध्यान रख सकते हो, ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी जो फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे अपॉइंटेड एज द न्यू सेबी चेयरमैन। तुहिन कांता पांडे को जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे अभी तक, इनको सेबी का चेयरमैन यहाँ पे बना दिया गया है। तो बस इसको नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना अभी के लिए। जो इसके पहले जो जिनकी जगह इन्होंने ली है वो माधवीपुरी बुच, ये आपको पता है न्यूज़ में काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी रही थी, तो इनका टेन्योर यहाँ पे खत्म हो गया। तो उसके बाद तुहिन कांता पांडे को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट अब अपॉइंटमेंट है आपकी जो आपके शक्तिकांता दास है, जो इससे पहले आपके आरबीआई के चेयरमैन थे, आरबीआई के गवर्नर थे। उनको यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू अपॉइंट किया गया है पीएम मोदी का। पीएम मोदी के अंदर जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सारा काम देखते हैं। तो एक पीएमओ के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले से थे, शक्तिकांता दास को यहाँ पे सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शक्तिकांता दास को अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी अ बुक टाइटल द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। अरुण सौरी के द्वारा ये बुक जो है लिखी गई है। तो ये बुक के बारे में आपको पता होना चाहिए, बुक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपकी लॉन्च होती रहती हैं उसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर सीएम रिलीज बुक टाइटल हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेव्ड अस। ये बुक है, इसका विमोचन जो है जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हो। बाकी बुक से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। आपको बस इसका नाम याद रखना है, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी आगा खान स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इस्माइली मुस्लिम्स एंड फिलंथ्रोपिस्ट डाइड एट 88। आगा खान जो है जो एक इस्माइली मुस्लिम थे और फिलंथ्रोपिस्ट थे, इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है 88 की उम्र में, इनका यहाँ पे मृत्यु हुई है। इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका नाम याद रखना कि ये नाम क्या था और ये किस फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका ओडिसी डांसर मायाधर राउत। मायाधर राउत, इनकी मृत्यु हुई है 92 साल की उम्र में। इनको पद्मश्री मिला था 2010 के अंदर और इनका जन्म हुआ था 1933 में। इनको जो है फादर ऑफ ओडिसी डांस भी बोला जाता है। तो डांस फॉर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ओडिसी डांस के बारे में आप रीड कर लेना। बाकी जो ये मायाधर राउत है, इनकी अभी मृत्यु हुई है, जिनको फादर ऑफ ओडिसी डांस बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी ट्रेड अवेयरनेस से रिलेटेड, जो आपकी व्यापार जागरूकता, जिसमें जनरली कुछ ही न्यूज़ आपकी आती हैं। पहली न्यूज़ है यहाँ पे इंडिया सेट्स अ न्यू एचएस कोड्स फॉर जीआई टैग्ड राइस एक्सपोर्ट्स। यानी जीआई टैग करके चावल का निर्यात करने के लिए इंडिया ने एचएस कोड्स जो हैं वो बना दिए हैं जीआई राइस एक्सपोर्ट्स के लिए। इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस द न्यू हार्मोनाइज्ड सिस्टम एचएस सिस्टम कोड्स फॉर
to facilitate the export of GI recognized rice varieties like red rice, black rice, काला नमक राइस। बेसिकली होता क्या है कि जो अलग-अलग चावल होते हैं, जिनकी क्वालिटीज़ जो होती हैं, उसको वेरीफ़ाई करने के लिए ये बनाया गया है। बेसिकली जनरली चावल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हम, बासमती राइस, नॉन बासमती राइस। लेकिन नॉन बासमती राइस के अंदर भी कुछ और क्वालिटीज़ के चावल्स हो सकते हैं, तो उसको अलग-अलग करने के लिए जैसे रेड राइस, ब्लैक राइस, काला नमक राइस, इनको यहाँ पे मार्क यहाँ पे ठीक से किया गया है ताकि इसके एक्सपोर्ट में और इज़ाफ़ा हो। इंडिया के जो फार्मर्स हैं, उनको और ज़्यादा पैसे यहाँ पे मिल सकें, उनकी अच्छी क्वालिटी के राइस के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट टू ऑर्गेनाइज 6th डायलेक्स 2025 इन न्यू दिल्ली। जो लेदर एक्सपोर्ट्स के लोग हैं, उनके द्वारा ये डायलेक्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 6th एडिशन है इसका। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट CLE के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो डायलेक्स 2025। इसके अंदर बेसिकली B2B, बिजनेस टू बिजनेस इवेंट डिज़ाइन टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स। मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सके ताकि जो अलग अलग बिजनेसेस के लोग यहाँ पे आएंगे, उनको ये एक्सपोर्ट जो है लेदर का और बढ़ाया जा सके इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट है आपका लीगल अवेयरनेस। लीगल की फील्ड में जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, जो इन जनरल न्यूज़ में आती हैं, जो बहुत सारे जजमेंट आपके आते रहते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो आपके जो जिसमें लीगल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसमें आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे आपके बेसिक लीगल अवेयरनेस आपको कवर करनी है। पहली न्यूज़ है यहाँ पे, 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फॉर रिजॉल्विंग पेंडिंग केसेस। जो पेंशन से रिलेटेड केसेस हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो 12वीं ऑल इंडिया पेंशन अदालत है, वो नई दिल्ली में लगाई जाएगी। द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर विल कंडक्ट 12th नेशन वाइड पेंशन अदालत अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस एट न्यू दिल्ली। ये केसेस जो हैं पेंडिंग फॉर, ऐसे केसेस जो 120 दिनों से ज़्यादा पेंडिंग हो, उनके रिड्रेसल के लिए यहाँ पे लोक अदालत में उसको उसका एक तरह से रिड्रेसल किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, SC ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर होम्योपैथी। जो होम्योपैथिक आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक डॉक्टर अनिल खुराना टू स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट, सेइंग द अपॉइंटमेंट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, वो लॉ के अनुसार नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पे हटाया जा रहा है। अब ये विवाद हुआ कैसे? तो सेटिंग असाइड द ऑर्डर, द कर्नाटका हाई कोर्ट, अ बेंच ऑफ जस्टिस दीपंकर दत्ता एंड मनमोहन डायरेक्टर डॉक्टर अनिल खुराना टू लीव द ऑफिस विद इन अ वीक। कोर्ट ने इनको कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ऑफिस खाली कर दो भाई। Dr. Patil, who is the applicant for the post, challenged the appointment of on the ground Dr. Kiran did not possess the requisite experience required under the Section 42 and 19 of the National Commission for Homeopathic Act 2020। बेसिकली इन पे ये बोला गया, जो डॉक्टर पाटिल हैं, वो एक और एप्लीकेंट थे जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाना था, या उनकी अपॉइंटमेंट भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे अनिल खुराना को अपॉइंट किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है, इसलिए आपको हटना होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड कर सकते हो। इसके अलावा नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर, जो आपके इनकम टैक्स के स्लैब्स चेंज हुए हैं, तो उसके अलावा एक नया पूरा इनकम टैक्स का बिल आ रहा है, जिसके अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी सारी चीज़ें, उसको और सिंप्लीफाई किया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस इनकम टैक्स बिल के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं अभी लोकसभा के अंदर। अभी ये पास होगा, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा के अंदर। द बिल वंस इलेक्टेड विल रिप्लेस 6 डेकेड ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी के लिए जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है, वो 1961 का है, उसको इससे रिप्लेस किया जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से ये यहाँ पे फोर्स में आ जाएगा। यहाँ पे जो सिंपलर लीगल टर्म्स है, उसको यहाँ पे यूज़ किया गया, जैसे असेसमेंट ईयर को रिप्लेस किया गया यहाँ पे टैक्स ईयर से। इस तरह से और भी चीज़ों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। तो ये हमने फरवरी मंथ के सारे करंट अफेयर जो है इसमें कवर कर लिए हैं। आपके एग्जाम के लिए फरवरी तक के आपके करंट अफेयर कवर करने हैं, मार्च करंट अफेयर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1 साल का करंट अफेयर करो, तो मार्च 2024 से लेके फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर, या मार्च के आप स्किप कर सकते हो, अप्रैल 2024 से लेके फरवरी 2025 तक के आप करंट अफेयर कर लो। टाइम आपके पास कम है, तो आप लास्ट 6 मंथ से कर लो, अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी तक कर लो, इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। फॉर द टाइम बिंग, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो।
थैंक यू।